और आवाज क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, ओके 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 फरन, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ठीक हो सब? देखिए आप लोगों को मतलब स्लाइड देख ही रहे होगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, यस गुड मॉर्निंग दीपमाला। कहाँ थे भाई, बीच बीच में आप गायब हो जाते हो दीपमाला। चलिए शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। यस हाँ हम ठीक है अस्मिता, हम काफी अच्छे हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए थोड़ा। देखो यस्टरडे तूफान आया था, साइक्लोन अम्फन, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। and it has caused large amount of havoc in whole आपके उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। बंगाल में बहुत सारी जगह पेड़ बिजली के पंख मतलब कि पाइप वगैरह पोल वगैरह सब उखड़ गए हैं, ठीक है। तो ओके 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 दीपमाला, ठीक है चलिए बढ़िया है, ठीक है। सो यस्टरडे अम्फन था और साइक्लोन समवेयर अदर, ये कैटेगरी 2 का साइक्लोन था, ठीक है। ये कैटेगरी 2 वह साइक्लोन होता है जिसकी स्पीड समवेयर अराउंड 150 से ऊपर होती है, 150-167 से ऊपर होती है किलोमीटर पर आवर, और विच कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हैवॉक ही क्रिएट करता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है समवेयर अराउंड WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये है क्या, ये भी एक तरह से जाहिर सी बात आपको ये अगर फ्लैग दिख रहा होगा लोगो इन लोग का WMO का, इसका मतलब ये समझ गए होंगे आप लोग, ये समवेयर अराउंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। थोड़ा देखते हैं WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, क्या काम करता है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अगर देखो आज पूरे दुनिया के ऊपर में कहीं ना कहीं कहर तो बन ही रहा है, एक पहले कोरोना, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हो रही है, ठीक है। उससे रिलेटेड ये थोड़ा इसको समझते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, आज मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर इन गुड न्यूज, दैट इज कि IMD भी न्यूज में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कोई बता सकता है कि किस लिए ये न्यूज में है IMO? हाँ शत्रुपा, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये उड़ीसा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था और वेस्ट बंगाल में भी काफी दिक्कत हुई है, ठीक है। यस इम्तियाज, गुड। अरुणोदय ने भी ये आंसर दे दिया था, एक मतलब उन्होंने भी आंसर दिया था, सही कहा आप लोगों ने। इट इज अबाउट द ग्रीक एंशिएंट गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है। एसेप्लेस के नाम से जाना जाता था ये, और समवेयर अदर इसलिए वो डिजाइन उस तरह का है, क्लियर है। खैर गुड, आपने बताया, और किसी ने शायद नहीं देखा होगा, सब भूल गए होंगे कि क्या हमने क्या क्वेश्चन पूछा था कल की क्लास में सबसे पहले, ठीक है। खैर चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा। ये WMO है क्या, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। और देखो आज की क्लास थोड़ी सी वी आर गोइंग टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ इनोवेशंस, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज इन दिस वन, और बहुत सारी चीजें ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, मेन से तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। देखिए अगर बेसिकली बोला जाए, यस इम्तियाज, IMO ने गिलगिट बल्तिस्तान को वेदर्स को भी फोरकास्ट किया है। अब ये जो वेदर फोरकास्ट किया, इसके मतलब ये लोग बहुत सारे कयास निकालते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स टाइप के जो लोग होते हैं जो उस तरह की चीजें, वो बहुत ज्यादा कयास लगा लेते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब आप कहीं का भी वेदर दिखाओ क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है वो अलग बात है, बट
ये IMD ने बस IMO ने अपना वेदर दिखाया गिलगिट बल्तिस्तान का, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गिलगिट बल्तिस्तान और POK हो गए जो भी है वो हमारा अपना पार्ट है, ठीक है, तो उसको दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। खैर वो यस दैट वाज द न्यूज जिसके चलते वो IMO न्यूज में है, ठीक है। खैर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस which deals with various things along with hydrology, water data. So it was basically created in 1950. 1950 में इसको क्रिएट किया गया था। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज द ग्रुप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। It becomes a specialized agency of the United Nations in 1951. ध्यान रखना ये 1951 में ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना था यूएनओ के अंदर में, उससे पहले नहीं था ये। किस लिए? फॉर मेट्रोलॉजी, दैट इज फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के लिए, एज वेल एज ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिक्स, फिजिकल साइंस। मतलब कि एक तो ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंस, जो मतलब कि बेसिकली वाटर, पानी कहाँ है, वाटर के रिसोर्सेस कौन से हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिपोर्ट्स वगैरह वाटर लेवल के ऊपर में आता है तो कहीं ना कहीं अगर वर्ल्ड लेवल पर आता है तो आप ध्यान रखना कहीं ना कहीं WMO इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। सो अगर बेसिक तौर पे कहा जाए तो WMO इज रिलेटेड विद क्लाइमेट, वेदर एज वेल एज वाटर हाइड्रोलॉजी, वाटर की हाइड्रोलॉजी के ऊपर में ये सम वे और अदर रिलेटेड होता है। गेट इट? नेक्स्ट, WMO is the United Nations Systems Authority voice on weather, climate and water, ठीक है, जिसे हमने कहा वेदर, क्लाइमेट और वाटर के ऊपर में इनका एक अथॉरिटेटिव वॉइस होता है। दे कैन गिव द डायरेक्शन, दे कैन गिव द कंट्रोल। गेटिंग इट? दूसरा, ये इसका सेक्रेटरीट कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटरीट होता है। एंड थ्रू इट्स मेंबर WMO प्रोवाइड्स फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग टू नेशंस व्हिच हेल्प प्रिवेंट एंड मिटिगेट डिजास्टर्स, ठीक है। WMO क्या करता है, कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशंस डाटा प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को, ताकि दे कैन आल्सो प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर्स। अगर कोई कहीं डिजास्टर होने वाला है उससे पहले, अगर कुछ समय पहले भी ये अगर बता दिया जाए तो बहुत सारी लाइफ्स को बचाया जा सकता है, बहुत सारी लाइफ को बचाया जा सकता है। एंड सम वे और अदर दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग एंड सेविंग मेनी लाइव्स। आप समझो आज बहुत सारे जगह अर्ली वार्निंग सिस्टम लग रही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम सम वे और अदर प्रोटेक्ट कर रही है बहुत सारे लाइव्स को। आज सुनामी की अर्ली वार्निंग सिस्टम ले लो, या साइक्लोन की अर्ली वार्निंग सिस्टम ले लो, या अपना यही ले लो ना अम्फान कल जो आया था। अगर मान लो अगर इंफॉर्मेशन पहले नहीं मालूम होती कि अम्फान आने वाला है तो इट कुड हैव कॉस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ, हमारी बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी इस इश्यूज में। गेटिंग इट? तो इससे पहले हमें क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया कि इस तरह के अम्फान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, एंड सम वे और अदर वी हैव सेव्ड लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ। और ध्यान रखना इसमें NDRF की टीम बोथ सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट, दे प्लेड अ वेरी कमांडेबल रोल। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छी तरह से ये हैंडल किया है इस सिचुएशन को, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। NDRF वाकई एक डेडिकेटेड टीम है जो सम वे और अदर डील्स विथ दिस टाइप ऑफ डिजास्टर्स। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है यहाँ तक? सो दिस WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये UN का सिस्टम है, ये ऑथोरिटेटिव वॉइस है वेदर के ऊपर में, क्लाइमेट के ऊपर में और वाटर के ऊपर में, ठीक है। थ्रू इट्स मेंबर WMO प्रोवाइड्स फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग टू नेशंस व्हिच हेल्प प्रिवेंट एंड मिटिगेट डिजास्टर। ये डिजास्टर होने के टाइम में, होने से पहले ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं मेंबर नेशंस को। नेक्स्ट, WMO मॉनिटर्स एंड फोरकास्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स एंड ऑयल स्पिल्स। ध्यान रखना बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चलो ठीक है ये तो वेदर और क्लाइमेट के ऊपर में, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो मॉनिटर ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स एंड ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स माने होता है वाटर में जो पानी मतलब तेल वगैरह गिर जाता है ना, जो बहुत बड़े बड़े टैंकर्स जो जाते हैं उस टैंकर से तेल वगैरह गिर जाता है पानी में, ये इसके ऑयल स्पिल्स के ऊपर में भी ये नजर रखता है, ठीक है। एंड ऑयल स्पिल्स दे कैन इवन फोरकास्ट फायर्स, वो फॉरेस्ट फायर को भी बताता है, उसके ऊपर भी मतलब दे कैन मॉनिटर दोस थिंग्स, जैसा भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हुआ था। दे कैन इवन मतलब मॉनिटर्स द वोल्केनो एशेस, दे कैन इवन मॉनिटर द हेज एंड न्यूक्लियर आइसोटॉप्स। ये सब वगैरह भी कहीं ना कहीं WMO के कंट्रोल के अंदर में ही आता है।
So this organizations basically deals or monitors this type of hazardous substances जो वेदर और क्लाइमेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट WMO की बात बोली जाए तो इट ऑल्सो ड्रॉज वर्ल्ड अटेंशन टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा था यही WMO ही कहीं ना कहीं फोरकास्ट किया था, उस डेटा को कहीं ना कहीं उसको बताया था कि कहीं ना कहीं हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर सारे आप UNFCCC एंड ऑल दोस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह मतलब स्टार्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट द क्लाइमेट सेंटर एट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल क्लाइमेट सेंटर बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया की जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पुणे का, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है हमारा मतलब बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल क्लाइमेट सेंटर। मतलब WMO का बहुत सारे रीजनल क्लाइमेट सेंटर्स होते हैं, उसमें से पुणे को भी लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? तो दिस वाज द थिंग्स व्हिच WMO हैज गिवन। गेटिंग इट? नेक्स्ट WMO और इंडिया का क्या रिलेशनशिप है? व्हाट आर द रिसेंट हैपनिंग्स बिटवीन द WMO एंड इंडिया? देखा जाए इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ नोडल सेंटर फॉर प्रिपेयरिंग फ्लैश फ्लड फोरकास्ट बाय द UMO। इंडिया को एक नोडल सेंटर बनाया गया है यहाँ। फ्लैश फ्लड आपको मालूम ही होगा, बहुत तेज बारिश हो गई और उसके चलते एकदम बहुत तेज बाढ़ वगैरह आ गया, तो उसके लिए एक नोडल सेंटर बनाया गया है यहाँ पर। दूसरा, इंडिया विल डेवलप ए कस्टमाइज्ड मॉडल दैट कैन इशू एडवांस वार्निंग ऑफ फ्लड इन वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। इंडिया को ये कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एक कस्टमाइज्ड मॉडल बनाए टू इशू एडवांस वार्निंग ऑफ फ्लड इन वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। यहाँ पर अगर कोई फ्लड वगैरह आता है तो उसके लिए इंडिया क्या करेगा, एक समवेयर अदर एक कस्टमाइज्ड मॉडल बनाएगा और ताकि लोगों को पहले मतलब इंफॉर्मेशन दिया जा सके, क्योंकि इंडिया बगल में ही है तो समवेयर अदर इट कैन प्रिपेयर द डेटा। Next, the system is called the flash flood guidance system, which aims to provide forecast 6 hours in advance। 6 घंटा पहले ही बता देगा कि फ्लैश फ्लड आने वाला है। ठीक है, एंड लास्ट द WMO says flash flood accounts for 85% of flood incidents across the world, causing some 5,000 deaths each year। तो UPSC can give you this question। UPSC आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा फ्लड है which accounts for 85% of flood incidents across the world। तो ये नहीं कि रिवर का पानी बढ़ गया and all those things, that is the flash flood। क्लियर है सबको यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? ठीक है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मसले अच्छा देखिए, रिसेंटली अम्फन जो आया था उससे रिलेटेड आपको शायद कुछ ना कुछ हमें जानना चाहिए। अम्फन बेसिकली देखा जाए ये नाम किसने दिया था? अम्फन जो है रिसेंटली वो नाम किसने दिया था? एनीवन? कौन सी कंट्री थी जिसने नाम दिया था? किसने मतलब ये ऑल द होल नेमिंग सिस्टम सबको क्लियर है? व्हाट इज द नेमिंग सिस्टम ऑफ साइक्लोन? कैसे साइक्लोन का नाम दिया जाता है? यस, थाईलैंड दिया था। अंकिता, ये नाम कैसे दिया जाता है साइक्लोन को? कुछ आइडिया है? या कौन कौन से नाम है अजीब अजीब नाम, मतलब ये कौन दिया है? किस सिस्टम से लिया जाता था ये नाम नेमिंग? देखो इसके ऊपर में क्वेश्चंस काफी आते हैं। UPSC कैन आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चंस, कौन क्या नेमिंग कैसे होती है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, चलिए काम करते हैं, आज थोड़ा देख लेते हैं नेमिंग सिस्टम क्या है, कैसे ये चलता है, होल सिस्टम, पूरा सिस्टम कैसे WMO मतलब नेमिंग कौन करता है, ये नेमिंग क्या होती है। ठीक है, इसको क्योंकि WMO से रिलेटेड है, हालांकि ये टॉपिक समवेयर अदर है, बट इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये चीज है थोड़ी सी। हाँ रिचा, ये नेम्स आखिर आता कहाँ से? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या कैसे है, क्या होता है, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, देखो अगर अम्फन के बारे में दिया जाए, अम्फन के बारे में बोला जाए तो शायद रुको एक स्लाइड हमारे पास होनी चाहिए इस पॉइंट के लिए।
गुड। देखो अम्फन जो हुआ था बेसिकली, आप लोगों ने सबने सही कहा, इट इज बेसिकली थाईलैंड, इसको थाईलैंड ने नेम किया था, थाईलैंड नेम किया था। और कहीं ना कहीं थाईलैंड, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया, ऐसे ऐसे करके इंडियन ओशन रीजन में, इंडियन ओशन जो रीजन है उसमें कहीं ना कहीं 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने नेम दिए हैं अपकमिंग साइक्लोन्स के। और हर कंट्री ने 8 नाम दिए हैं, और 8 into 8 दैट इज 8 जा लगभग 64 नेम्स दिए गए हैं साइक्लोन्स के, जो इंडियन ओशन रीजन में, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में आते हैं, उनको ये 64 नेम्स दिए गए हैं। और ये 8 मेंबर कंट्रीज ने ये नाम दिए हैं, ठीक है। और जो भी साइक्लोन आता है तब एक दूसरा नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब मसला ये है कि आखिर ये नाम होता कैसे है, ये कौन कंट्रीज है जो नेमिंग करती हैं, या क्या ये एक ही 8 ही कंट्री है जो नेम करता है, या अलग अलग कंट्रीज, ठीक है। ये इम्तियाज देखते हैं कौन सा साउथ एशिया कंट्री में कौन कौन सी है, क्या करती है वो लोग, ठीक है। चलो सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम लोग समझते हैं आखिर साइक्लोन होता क्या है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग, व्हाट इज साइक्लोन, कैसे ये काम करता है, और हाउ वी कैन गेट दिस थिंग्स। अगर बोला जाए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, तो व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली, देखो आप लोग अच्छा एक स्लाइड भी मिल गया, ये बना हुआ था। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर बोला जाए, अम्फन एक तरह का क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो साइक्लोन ये देते हैं जिस रीजन पर, हाँ देखो सब ध्यान से सुनो, ये जो आपका जो लेक्चर है अभी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफी, बोथ इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, एंड बोथ फॉर योर करंट्स, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हमको बोलना फिर से, ठीक है। देखो अगर बोला जाए ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर दो साइक्लोन्स व्हिच बेसिकली कम्स इन दिस ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो साइक्लोन जनरेट होते हैं, आखिर साइक्लोन होते क्या हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज, ब्रिंगिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू वायलेंट विंड, जिसको हम लोग स्क्वेल्स बोलते हैं, एंड वेरी हेवी रेनफॉल, जिसको हम लोग टोरेंशियल रेनफॉल बोलते हैं, एंड स्टॉर्म सर्ज। फिर से मैं बोल रहा हूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स, वो बेसिकली होते क्या है, ये ओशंस में जनरेट होते हैं, एंड दे यूज टू कम टुवर्ड्स द लैंड के तरफ में ही आते हैं और यहीं पर फॉल होते हैं। ध्यान रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ ओशन में ही जनरेट हो सकते हैं, मोस्टली ओशन में जनरेट होते हैं, लैंड में इनका जनरेशन बहुत ही मुश्किल से होता है, ठीक है। ओशन में ये जनरेट होते हैं क्योंकि उनको हमेशा ऑलवेज दे नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डाउनवर्ड, ओशन के नीचे से उनको गर्मी चाहिए होती है, और उस गर्मी के लिए ओशन एक अच्छा जगह होता है। Now they basically generates in the oceans, और वो वहां से जनरेट होते होते वो जमीन पर आते हैं लैंड के ऊपर में, और लैंड पर आकर वो फॉल करते हैं, जिसको हम लोग लैंडफॉल बोलते हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब समझिए, और अब क्योंकि ओशन के थ्रू आ रहे हैं, तो ये सब क्या करेंगे, अपने संग बहुत सारे पानी लेकर आते हैं, बहुत सारा वेदर रेनफॉल लेकर आते हैं, बहुत सारे क्लाउड लेकर आते हैं, एंड दे यूज टू लेट फॉल ऑन द लैंड, जमीन पर वो ज्यादा गिरते हैं, तो बारिश वगैरह बहुत तेज होती है, ठीक है। हाँ कृष्णकांत, हाँ आपको बात करेंगे कृष्णकांत, वो 2018 में कितनी कंट्रीज ऐड हुई है वो हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी पूरी कंट्रीज ही है वो क्या हम लोग आज ही देखेंगे, ठीक है। अब समझो कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लैंड में जब मतलब ओशन में तो नुकसान करते हैं, मतलब उसमें क्योंकि लैंड नहीं हुआ पर ज्यादा नुकसान का कोई मतलब नहीं होता, हाँ जहाज वगैरह प्रॉब्लम में आ जाती है, बट लैंड पे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और मोस्टली कौन सा, वो कोस्टल रीजन होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अंदर में तो खैर रेनफॉल वगैरह होगा ही, तेज हवाएं चलेगी, बट कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा स्क्वेल स्टॉर्म सर्ज भी आता है, बहुत तेज समुद्र का पानी भी आता है, तो वो डैमेज करता है, ठीक है। पहला तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज, ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू वायलेंट विंड्स। नेक्स्ट देखा जाए, दे आर इरेगुलर विंड मूवमेंट इन्वॉल्विंग क्लोज सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड ए लो प्रेशर। ध्यान रखना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो उसके बीच में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में, जिसको आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है, उस साइक्लोन के बीच में लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, एंड विंड यूज्ड टू मूव आउटवर्ड,
ऐसे करके विंड मूव करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है और उसके अगल बगल एयर बहुत तेज से मूव करती है, ठीक है। दिस क्लोज एयर सर्कुलेशन वर्लिंग मोशन इज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर विच इज सब्जेक्टेड टू कोरियोलिस फोर्स। धरती की जो मूवमेंट होती है फोर्स, उसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, और उसके चलते धरती के मूवमेंट के चलते जो फोर्स जनरेट होता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स, जो विंड के ऊपर लगता है। एंड द लो प्रेशर एट द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड स्पीड। जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतना ही तेज विंड की स्पीड होगी, ठीक है। लो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है, गर्मी से हीट के चलते ये जनरेट होता है। यहां तक समझ में आ सबको? सॉरी। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर बोला जाए तो एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड जनरेट होता है और इसमें बहुत तेज एयर की मूवमेंट हो रही होती है और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the cyclonic wind movements are anti-clockwise in the northern directions। हमेशा ध्यान रखना, जो नॉर्दर्न डायरेक्शंस होता है, ये नॉर्थ पोल, जिसको ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, धरती ऐसी, तो इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल हो गया। इस एरिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की मूवमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ऐसे ऐसे मूव करता है ये, इस तरह से। Whereas साउथ पोल में दे बेसिकली मूव क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि ये कुछ ऐसे ऐसे, मतलब एयर की मूवमेंट होती है वो ऐसे ऐसे मूव करती है, जबकि नॉर्थ पोल में उल्टा, मतलब नॉर्थ पोल में ऐसे ऐसे और साउथ पोल में ऐसे ऐसे मूव करता है। ये ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ की मूवमेंट के चलते, वो कोरियोलिस फोर्स के चलते ही क्या होता है, ये मूवमेंट ऐसी होती है। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ज्योग्राफी में कि नॉर्थ पोल में ट्रॉपिकल साइक्लोन किस मूवमेंट से मूव करता है, तो नॉर्थ पोल में ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मूव करता है और साउथ पोल में ये क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। ये एक बार याद करो, थंब रूल है ये। आगे बढ़ते हैं। ये कैसे है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए फिर हमको ज्योग्राफी के पूरे टॉपिक को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ समझ लो कि नॉर्थ पोल में जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, जबकि साउथ पोल में ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशंस फेवरेबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट करने के लिए कौन कौन से कंडीशन फेवरेबल होती है? तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए ओशन का। दूसरा, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स एनफ टू क्रिएट ए साइक्लोनिक वोर्टेक्स। अगर आपको साइक्लोन क्रिएट करना है तो इनफ कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, मतलब बहुत तेज कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए जिसके चलते वो साइक्लोन वोर्टेक्स क्रिएट हो। हाँ, पहले समझिए अंकिता, ये जो आपको बता रहे हैं इसमें मोस्टली है क्या, जो कोरियोलिस फोर्स जो है, इसको हम लोग करेंगे, पहले ये तो समझ लेते हैं। तो टेम्परेचर अगर है, नॉर्मली ओशन का जो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ओशन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 27 डिग्री होना चाहिए, और देयर शुड बी ए लार्ज अमाउंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स अगर बोला जाए तो ये हमारे क्या है, धरती है, और यहाँ जो मूवमेंट, धरती के मूवमेंट के जो होती है, उस मूवमेंट के चलते इसके ऊपर में जो फोर्स वगैरह जनरेट होती है, जो विंड के ऊपर में ज्यादा लगता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो दिस वन इज साइक्लोनिक, इतना तेज होना चाहिए ताकि वो साइक्लोन का वोर्टेक्स, मतलब गोल गोल घुमा सके वो विंड को। दूसरा, देयर शुड बी स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशंस भी होना चाहिए, वर्टिकल विंड की स्पीड के ऊपर में थोड़ा स्मॉल वेरिएशंस होना, तभी वो मूव करेगा। और चौथा, देयर शुड बी ए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। ऑब्वियस सी बात मैंने बोला कि वीक लो प्रेशर एरिया माने जहां पर ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होगा तो देयर विल बी लो प्रेशर एरिया क्रिएशंस, जिसके चलते वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। एंड लास्ट जो कंडीशंस होनी चाहिए, देयर शुड बी अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। सी लेवल सिस्टम में थोड़ा अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये पूरी तरह से मूवमेंट क्लियर होगी।
मतलब कि आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये ओशियंस में ये चीजों को, ये साइक्लोन को क्रिएट करने के लिए एक तो लार्ज सी सरफेस चाहिए जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा, पानी में धरती का थोड़ा कोरियोलिस फोर्स थोड़ा हमें ज्यादा चाहिए। तीसरा, देयर शुड बी वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़ी वेरिएशंस चाहिए। उसके बाद लो लेवल, लो प्रेशर एरिया चाहिए वहां पर, एंड देयर शुड बी डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल के ऊपर में डाइवर्जेंस, ऐसे करके जनरेशन होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट सबको ये? नहीं, ध्यान रखना ऋचा, जरूरी नहीं है कि हमेशा लो प्रेशर के साइक्लोन ही क्रिएट करेगा। मोस्टली विंड का सिचुएशन तो आएगा ही। देखो कहीं भी अगर लो प्रेशर होगा, आप कुछ ऐसा समझ लो, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये आप यहाँ लैंड ले लो, इट इज समथिंग लाइक, आप मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र में बस एक डायग्राम है, इसको ध्यान से देखो आप लोग। देखो दिस इज ओशंस, और ओशन में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन में आपका ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, और ये टेम्परेचर हाई होने के चलते क्या हो रहा है, विंड मूव करेगा ऊपर, हवा जो होगी, मतलब यहाँ के ऊपर में जो हवा होगी तो ऊपर जाएगा ना, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी होगी तो एयर वहां से ऊपर उठेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, एयर अगर यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं तो यहाँ तो जगह, एयर का जगह खाली हो गया ना, तो इधर का एयर क्या होगा, इधर आके घूमेगा इसके पास। सबको समझ में आ रहा है एवरीबडी? हमने कहा कि अगर टेम्परेचर यहाँ पर हाई होगा तो टेम्परेचर हाई होने के चलते क्या होगा, यहाँ से विंड, एयर जो होगा उसके ऊपर में ऊपर उठेगा। कोई चीज गर्म करो तो गर्म करोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, हवा जो उसके ऊपर में रहेगी ऊपर हल्का हो जाएगा, वो ऊपर उठेगा। अब ये यहाँ पर अगर एयर ऊपर उठेगा तो अगल बगल का एयर आएगा ना यहाँ पर इसको फिल अप करने के लिए, तो इसको कहते हैं लो प्रेशर एरिया जनरेशन। जिसके चलते क्या होगा, एयर की मूवमेंट, अलग अलग जगह से एयर की मूव आएगा वहां पर उसको, उस वैकेंट एरिया को फिलअप करने के लिए। अब इस वैकेंट एरिया को फिलअप करने के लिए जो एयर आएगा, वो एयर कितना तेज है, ये मतलब लो प्रेशर वो भी मायने रखता है कि कितने तेज से हवा आएगी। अगर बहुत ज्यादा लो प्रेशर है तो एयर की स्पीड बहुत तेज होगी, अगर एयर की स्पीड बहुत तेज होगी तो क्या होगा, बहुत तेज से विंड आएगी। अगर इसके अंदर ही साइक्लोनिक क्रिएट हो गया, अगर बहुत तेज मूवमेंट हो गई तो एक तरह का ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट कर लेगा, एक तरह का ये पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट करेगा, विच विल लीड, बहुत तेज होगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा, अलग अलग जगह मूव करना शुरू कर देगा, एंड वो वहां पर आकर खत्म होगा जहां पर लैंड चालू होगा। क्योंकि लैंड में अब नीचे से गर्मी नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है, ह्यूमिडिटी भी नहीं मिल रही है, वाटर भी नहीं मिल रहा है, एंड हेंस लैंड को आकर फॉल होता है। इसीलिए कहते हैं लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। अभी अम्फान का साइक्लोन का लैंडफॉल कहां हुआ था, ये हुआ था आपका सागर आइलैंड, बे ऑफ बंगाल के बगल में सागर आइलैंड है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो हमारा जो आइलैंड है सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल का, वहां पर लैंडफॉल हुआ था। लैंडफॉल माने वहां पर आपका आकर अपनी पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते बहुत सारे एरियाज में वो इफेक्ट होता है। होप ये क्लियर हुआ होगा। मोबिया ये जस्ट मूवमेंट होती है, अपर डाइवर्जेंस, ऐसा डाइवर्ज होता है ना सी, तो एयर भी जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते एयर मूव हो रही है ऊपर तक, ये उसके संग वाटर भी आता है। ध्यान रखना कभी कभी साइक्लोन में मतलब मछलियों की बारिश भी होती है, फिश का रेनफॉल, मतलब बहुत जमीन में बहुत दूर तक मछलियां गिरती है। अब देखोगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर समुद्र की मछलियां उड़ उड़ के मतलब बारिश, मतलब जमीन पर गिरती है। रिवर की भी हो सकती है, कभी कभी पॉन्ड का भी सिचुएशंस होता है, पॉन्ड से भी कभी कभी मछलियां ऊपर में चली जाती है और ऊपर से गिरती है। वो एक अलग जियोग्राफिकल फेनोमेना है, उसको कभी डिस्कस किया जाएगा। बट अगर देखा जाए साइक्लोन के बारे में तो दीज आर द फेवरेबल कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ ए साइक्लोन। हाँ, यस यस यस, जहां पर एनर्जी रिचार्ज डिसिपेट होगा वहीं पर सारा डिस्ट्रक्शंस वगैरह होगा। आर यू गेटिंग मी? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में है। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जनरेशन। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशन सरफेस एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड क्लाउड। ये कोल्ड क्लाउड है, एयर ऊपर से उठ रहा है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे क्या होगा, एक कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स इन द सेंटर, बीच में बहुत तेज लो प्रेशर डेवलप होगा और ये एक तरह की मूवमेंट इस तरह
से क्रिएट होगी, ठीक है। एज प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम फॉर्म्स द आइस वीकेंस द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट्स इंक्रीजेस, जैसे ये धीरे धीरे होता है और तेज ये स्पीड होने लगता है, और जिसके चलते फर्दर ये मूव करता है आगे, आगे जाके ये लैंडफॉल होता है। दिस कंडीशंस इज नोन एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशंस। समझ में आ रहा अंकिता? नहीं इम्तियाज, क्लाउड बस्टिंग समथिंग डिफरेंट है। क्लाउड बस्टिंग अलग ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, वो ओशन में भी हो सकता है, बट वो लैंड पे भी होता है। क्लाउड बस्टिंग बेसिकली माउंटेन एरियाज में होता है, जहां पर बहुत तेज गर्मियों के चलते बहुत बड़े क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड इतना ज्यादा हेवी हो जाता है कि सारा डाउनपोर एक ही जगह हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है पूरी धरती में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग बेसिकली बोला जाए, एक सेकंड, बेसिकली बोला जाए तो अलग अलग रीजन्स में पूरे दुनिया के जो जितने भी ओशंस है, उस ओशंस में जितने ट्रॉपिकल एरियाज में जितने ओशंस हैं, उस ओशन में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये नाम उतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसमें किसको क्या बोला जाता है। तो ये रहा एक स्लाइड, देख लीजिए। इस पर्टिकुलर रीजन में जो अमेरिका और उस नॉर्थ अमेरिका, जो ये है बेसिकली क्या है, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियंस। इस अटलांटिक ओशियंस में यहां जो चीजें होती है, यहां पर जो साइक्लोन आता है उसको बुलाया जाता है हरिकेन। यहां जो साइक्लोन होती है उसको हरिकेन बोला जाता है। दूसरा, इस पर्टिकुलर रीजन, ये आपका इंडिया हो गया, इस पर्टिकुलर रीजन में जो साइक्लोन आती है, दिस पर्टिकुलर साइक्लोन्स आर नोन एज, इस पर्टिकुलर लो प्रेशर जो जनरेट होता है उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। साउथ चाइना सी, चाइना या इस पैसिफिक रीजन में अगर जो साइक्लोन आता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइफून, ठीक है, टाइफून बोला जाता है। और यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इस तरफ जो रीजन आता है, यहां पर जो साइक्लोन जनरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं विली विली, ठीक है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ये नाम याद रखना क्योंकि ये नाम पूछा जाता है। ओशनिक करेंट्स में, अगर ओशनिक करेंट्स तो होते ही हैं, बट इन साइक्लोन्स के भी अलग अलग नाम है। अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका के साइड में वाला पोर्शन में। इधर में आपको इसको साइक्लोन बोला जाता है, इंडियन ओशन के तरफ में। चाइना के तरफ, उस तरफ चले जाओ, साउथ चाइना सी एंड ऑल दोस रीजन, तो वहां पर जो जनरेट होता है उसको हम लोग टाइफून बोलते हैं, या पैसिफिक ओशन में। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़े चले जाओ तो उसको हम लोग बोलते हैं बिली बिली। क्लियर है सबको? तो इधर में बिलिबिली और उधर आपका समवेयर अदर अराउंड साइक्लोन्स। एक और रीजन्स होता है जिसको हम लोग यहां, तो इस पर्टिकुलर रीजन्स में बेसिकली बोला जाता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो अमेरिकन के साउदर्न स्टेट्स वगैरह में जनरेट होता है। हाँ, यस 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 यस, यही है, ठीक है। और भी इसके रीजंस है शत्रुपा, वहां पर साइक्लोन क्रिएट ना होने के, जो इक्वेटर रीजन में साइक्लोन क्यों नहीं क्रिएट होता उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। बट ये भी इट इज वन ऑल्सो वन ऑफ देम। ये पॉइंट समझ में आया? तो ध्यान रखना, द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉल्ड हरिकेन्स, टाइफून्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। द डिफरेंट नेम्स ऑल मीन्स द सेम थिंग बट एज यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इफ ह्यूज स्टॉर्म्स स्टार्ट इन द अटलांटिक ऑफ द वेस्ट, दे आर कॉल्ड हरिकेन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू वेयर दे फॉर्म एंड ईच वन इज देन गिवन इट्स ओन नेम। खैर, समझ में आया यहां तक सबको? आगे बढ़ा जाए। सबको समझ में आ रहा है जितने लोग हैं? ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज साइक्लोन। अम्फन के बारे में समझते हैं और नेमिंग के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट। देखो, अम्फन के बारे में बात किया जाए तो साइक्लोन अम्फन हैज मेक लैंडफॉल्स नियर सागर आइलैंड एट वेस्ट बंगाल नियर बांग्लादेश, ठीक है। ड्यू टू इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड क्विक रिस्पॉन्स टू द एनडीआरएफ एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, मेजर कैजुअलिटीज हैज बीन प्रिवेंटेड। ये रिसेंटली हुआ था। अब देखिए, ये रहा, यहाँ पर इसकी एयर थी, यहाँ पर इसकी मूवमेंट थी। ये एसएस विंड स्केल में, सफीर सिम्पसन विंड स्केल में इसको कैटेगरी 2 का स्टेटस दिया गया है। और यहाँ पर ये विंड यहाँ से साइक्लोन मूव करके ये पूरे रीजन्स में इफेक्ट कर गया। इट विल ऑल्सो कम टू असम ऑल्सो, ठीक है। तो असम में अभी बारिश आपको हो ही रही है, देख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ये साइक्लोन की नेमिंग के ऊपर में।
बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको आराम ध्यान से देखो। नेमिंग ऑफ साइक्लोन क्या होता है? द न्यूएस्ट साइक्लोन टू इमर्ज आउट ऑफ द बे ऑफ बंगाल हैज बीन नेम्ड अम्फन, नेम्ड बाय थाईलैंड, इसको थाईलैंड ने नेम दिया है। बिफोर दैट देयर वर साइक्लोन्स फोनी या फानी जिसको बोलते हैं, नेम्ड बाय बांग्लादेश इन 2019, हुदहुद इन 2014 नेम्ड बाय ओमान, उक्ची इन 2017 नेम्ड बाय बांग्लादेश, तितली बाय पाकिस्तान, गाजा नेम्ड बाय श्रीलंका इन 2018। ठीक है, तो ये कुछ रिसेंट साइक्लोन थे जो रिसेंटली न्यूज में थे। उसके बाद ईच ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन रोटेटिंग लिस्ट ऑफ नेम्स। हर ट्रॉपिकल बेसिन्स, हर ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन जो होता है, अगर बेस देख लिया जाए कौन कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन होता है, तो ये आप समझ लो इक्वेटर के इस तरफ जो रीजन्स आती है, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ रीजन्स है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, दोनों रीजन्स में, इस पर्टिकुलर रीजन्स में बहुत सारे नाम है जो रोटेट करते रहते हैं। अब ये नेमिंग का प्रोसेस क्या है, ये आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फॉर साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी द नेमिंग सिस्टम वाज एग्रीड बाय 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ ग्रुप कॉल्ड WMOESCAP। ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल या नॉर्थ इंडियन ओशंस में जो साइक्लोन जनरेट होता है, वो अभी तक 2020 तक जितने नाम उन्होंने दिए थे ऑलमोस्ट वो नाम खत्म हो चुके हैं। इसलिए कृष्णकांत 3 कंट्रीज और आ गई है, मतलब 13 कंट्रीज हो गए हैं, और उन्होंने एक नया नाम सजेस्ट किया है। बट अम्फन वाज द लास्ट नेम विच वाज इन द प्रीवियस लिस्ट। अम्फन जो नाम है वो प्रीवियस लिस्ट में लास्ट नाम था। हम लोग उसको सबको डिटेल में देखेंगे अभी। So, for cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea, the naming system was agreed by 8 member countries. 8 member countries जिस ग्रुप को बोला था, वो ग्रुप का नाम होता है WMOESCAP, Tropical Cyclones, which was took effect in 2004. ठीक है, इसको 2004 में इन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। अब क्या सिर्फ ये 8 कंट्रीज है जो नाम सजेस्ट करती है? ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया में 5 ग्रुप है, ध्यान से सुनो, पूरे दुनिया में 5 ग्रुप है जो नाम सजेस्ट करती है। These are group of various countries which was divided into 5 ग्रुप्स, और ये पांचों ग्रुप अपने अपने रीजन्स में नाम सजेस्ट करती है, और उसके हिसाब से ही ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग किया जाता है। होप ये पॉइंट यहां तक सबको क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब वो रीजन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रीजनल बॉडीज है। सबसे पहली जो रीजनल बॉडीज है उसको हम लोग बोलते हैं ESCAP WMO टाइफून कमिटी। ठीक है, टाइफून मैं अगर बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा रीजन होगा, इस पैसिफिक ओशंस वाला। उसके बाद WMO स्कैप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये इंडियन ओशन वाला है। RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरफ रीजन वाला है। ये RA4 हरिकेन्स कमिटी, ये आपके अमेरिका वाला रीजन है। और RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिटी समवेयर अदर इट कम्स अंडर ऑस्ट्रेलिया, और वो सारे रीजन को लिया जाता है। ठीक है, इसका यस ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये 5 ग्रुप है, ध्यान रखना, ये अगर चाहो तो आप लोग लिख लो, ठीक है, कि ये 5 ग्रुप है जो नेम करते हैं साइक्लोन्स को। जस्ट लिख लो, लिखने के बाद हमको बोलो, अगर लिख लिया होगा तो फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ये पांचों नाम लिख लो जो ये नाम सजेस्ट करते हैं। These are group of different countries, हर एक ग्रुप में अलग अलग कंट्रीज है, वो सारी कंट्रीज अलग अलग नाम देते हैं, और उस नाम के बेसिस पर ही क्या होता है, साइक्लोन, अलग अलग साइक्लोन के नेमिंग किए जाते हैं। तो देयर आर 5 रीजनल बॉडीज, इसको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग। यस तृप्ति, हम लोग देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों साइक्लोन का नाम देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप लोग ये नाम लिख लो, पांचों नाम को आपके नोट्स वाले जो कॉपी है उसमें लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक एक कंट्रीज को हम लोग लेते हैं। हाँ यस यस यस, नेमिंग से इजी हो जाता है रिचम। आगे है नेक्स्ट, तो सबसे पहला वाला देखते हैं ESCAP WMO टाइफून कमेटी। ठीक है, देखो सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो इंडिया वाला ही पहले देख लेते हैं। WMO ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसमें ये सब सारी कंट्रीज है। कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है कृष्णकांत, 13 कंट्रीज हैं। बट ये 2004 में जो कमेटी हुई थी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, मतलब जो मीटिंग हुई थी, उसमें सिर्फ 8 कंट्रीज ने ये नाम दिया था, 13 कंट्री ने नाम पहले लिस्ट में नहीं दिया था। तो WMO ESCAP पैनल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर में है, उसमें लगभग 13 कंट्रीज है। 13 कंट्रीज है, कौन कौन सी? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन। मतलब इंडियन ओशन रीजन में जितने कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट वो सारी कंट्रीज का नाम इसके अंदर में है। These are the member countries in WMO ESCAP panel on tropical cyclone who used to name the countries, who used to name the cyclones। एक काम करो, आप लोग लिखो नहीं, इसका एक स्क्रीनशॉट रख लो। ठीक है, सब करो क्या कि इन जो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख लो, उसको फिर आप लोग बाद में लिख लेना। ठीक है, वो आसान होगा हम लोग के लिए। ठीक है, देखिए 2018 में UAE को ऐड किया गया था, सऊदी अरेबिया को ऐड किया गया था, कतर वगैरह को ऐड किया गया था, यमन को 2016 में ऐड किया गया था, एंड ईरान को भी 2018 में ऐड किया गया था। तो दिस कंट्रीज हैव बीन एडेड इन 2018। उससे पहले 8 थे, उसके बाद में इसको ऐड किया गया। हाँ ठीक, हम समझ रहे हैं तृप्ति, मतलब हम भी समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे होगे। ठीक है, खैर, तो इट इज बेसिकली ए पैनल विच इज बेसिकली इन ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेम देते हैं इंडियन ओशन वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ESCAP WMO टाइफून कमेटी। इसके अंदर में कौन कौन सी कंट्रीज है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें कंबोडिया है, चाइना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हांगकांग, चाइना, जापान, लाओ, मकाओ, मलेशिया, फिलीपींस, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, USA एंड वियतनाम। ठीक है, ये टाइफून कमिटीज के सारे कंट्रीज हैं जो ये टाइफून जो रीजन्स होती है, उस टाइफून मतलब साउथ चाइना सी वगैरह या वो पैसिफिक ओशन में जो होता है, उनमें ये नेमिंग करते हैं। ठीक है, थर्ड RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, इसमें कौन कौन से हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसमें बोट्सवाना, कोमोरोस, फ्रांस, केन्या, लेसोथो, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेशल, साउथ अफ्रीका, इट्सवानी, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया एंड जिम्बाब्वे। ये सारे इस कंट्रीज में आते हैं। कौन सा? RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट RA4 हरिकेन कमेटी में कौन कौन होते हैं? इसमें है लगभग इतने सारे कंट्रीज। हरिकेन ऑब्वियस बात है अमेरिका वाला रीजन में, तो एंटागुआ, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, ब्रिटिश कैरिबियन टेरिटोरीज, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, सिंट मार्टिन, डोमिनिको रिपब्लिक, एल सल्वाडोर, फ्रांस, ग्वाटेमाला, हाइती, होंडुरास, जमैका, मेक्सिको, नीदरलैंड, निकारागुआ, पनामा, सेंट लूसिया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, UK एंड USA along with the Venezuela। नहीं ऋचा, इसको याद करना नहीं है आपको, अब किसी को याद नहीं होगा, हमको भी याद नहीं है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये मैं जस्ट नाम बता रहा हूं, और इस रीजन के तरफ में जो है आपका पर्टिकुलर जो UPSC नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कितने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, बट इनमें नाम नहीं पूछेगा कौन, इतना वो जुल्म नहीं करने वाला। ठीक है, लास्ट जो है दैट इज द RA ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। RA ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, इसमें ये सब सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये सब सारे कंट्रीज हैं। कुछ इसमें नॉन मेंबर या ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, जैसे मार्शल आइलैंड, नौरू, पलाऊ, तोकेलू। क्लियर है दिस वन? तो these are the 5 regional organization which named a tropical cyclone committee, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को नाम देते हैं।
समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब नेमिंग कैसे की जाती है, ये इंडिया के ऊपर में देखेंगे। इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ग्रुप है वो नाम कैसे करता है। इन जनरल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एट ए रीजनल लेवल। जिस रीजन में वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दे रहे हैं उसका कुछ रूल्स और गाइडलाइंस होती है। जैसे कि द WMO इसका पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब हम लोग इंडियन ओशन वाली बात कर रहे हैं जो इंडिया वगैरह, इट इज एट इट्स 27th सेशन इन 2000 में सेशन हुआ था मस्कट, ओमान में। Agreed in principle to assign name to the tropical cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea. Bay of Bengal और अरेबियन सी में इन्होंने नाम देने के लिए राजी हुए थे। 2000 में इसका एक मीटिंग हुआ था मस्कट, ओमान में, और वहां पर उन्होंने सारे मेंबर कंट्रीज ने एग्री किया कि वी विल गिव द नेम टू द साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। बहुत सारे डिलेबोरेशंस के बाद, मीटिंग से बाद में एक कंफर्म हुआ इन 2004। तो आफ्टर लॉन्ग deliberations among the member countries, the naming of the tropical cyclones over North Indian Ocean commenced in September 2004। 2004 में इन सबका नेमिंग किया गया। नेमिंग कैसे किया गया देखते हैं। यहां पर देखो 8 मेंबर कंट्रीज, ये जितने हैं हमारा इंडियन ओशन रीजन, इसमें 8 मेंबर कंट्रीज ने ये नाम दिया। सो 8 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द पैनल एंड कम अप विद ए लिस्ट ऑफ 64 नेम्स। उन्होंने 8 नाम, मतलब कि 64 नेम्स, हर एक मेंबर कंट्रीज ने 8-8 नाम दिए, और ये करके 8 कंट्रीज ने नाम दिए, तो 8 into 8 लगभग 64 होता है। जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया तो रह गई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। क्लियर है सबको? तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजन में इन सारे कंट्रीज ने नाम दिया। अब इस नाम के लिस्ट देखते हैं कौन सा है। अब देखिए ये है लिस्ट, दिख रहा है सबको ये लिस्ट? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखो ये नाम, अब ये सब सारे लिस्ट है और ये मेंबर कंट्रीज है। जैसे कि ये बांग्लादेश हो गया, जैसे कि ये इंडिया, फिर मालदीव्स, फिर म्यांमार, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड। ठीक है, अब देखिए इसमें किया क्या जाता है। जैसे मान लो कोई फानी आने वाला है, कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाला है, ये सबको दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये बंद कर देता हूँ अपना। ठीक है, इस स्लाइड का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए इसमें जो नाम है ये 8 कंट्रीज हैं और उन्होंने सबने 8-8 नाम दिए, यहाँ पर 8-8 नेम दिए। ठीक है, अब देखो जैसे बांग्लादेश जो दिया है ओनिल, उग्नी, निशा, गिरी, हेलेन, चकला, ओक्ची, फानी या फोनी जो भी कह लो। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु। ठीक है, उसके बाद मालदीव जो दिया है हिबारू, गुनु, आइला, कैला, मादी, रोआनु, मेकानु, हिका। इसका नाम भी, इसका मीनिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं होगा। ठीक है, म्यांमार प्यार, यमलीन, फयान, थाने, तनौक, ननौक, कयांत, दायकार। ठीक है, ये सब सारे नाम है। देखो ओमान जो दिया था हुदहुद, फिर नाडा, लबन, महा। पाकिस्तान फानूस, नरगिस, लैला, नीलम, नीलोफर, वारदा, तितली, बुलबुल, ये सब सारे नाम से पाकिस्तान ने दिए थे। श्रीलंका ने दिए हैं माला, रश्मि, बंदू, व्यारू, अशोभा, माराथू, गाजा, पवन। थाईलैंड मुकड़ा, खाईमुख, फेथ, फालिन, कोमेन, मोरा, फेथाई और अम्फान। लास्ट नाम अम्फन। क्लियर है? तो मतलब कि लास्ट नाम यहां पर दिया जा चुका है अम्फन का। अब ये लिस्ट खत्म हो चुकी है।
ठीक है। अब देखो ये जो लिस्ट खत्म हो गई है, इसका मतलब अब क्या होगा, क्या फिर से नई लिस्ट आएगी? ऑब्वियस सी बात है, फिर से नई लिस्ट दी जाएगी। अम्फन तो खत्म हो गया, उससे पहले आपको मालूम ही होगा फानी थी, वायु था, फिर ठीक है, तो अलग अलग नाम थे यहाँ पर। अब देखिए ये अम्फन खत्म, मतलब पूरी लिस्ट खत्म हो गई। अब क्या होगा, मेंबर कंट्रीज नए नाम सजेस्ट करेंगे, और नया नाम ऑलरेडी आ चुका है। नया नाम ऑलरेडी सारे 13 कंट्रीज ने दे चुके हैं, और नया नाम का लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। गेटिंग इट? तो दीज आर द नेम्ड। और होता क्या है, जैसे बांग्लादेश का दिया इस बार, तो नेक्स्ट बार जो आएगा उसको वायु दे दिया जाएगा, उसके बाद जो आएगा हिका, उसके बाद क्यार, उसके बाद महा, उसके बाद बुलबुल, ऐसे करके, ठीक है। तो ये नाम हमेशा चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू, अब ये हो गया तो उसके बाद दूसरा नाम। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेम का प्रॉपर्टीज क्या है, कैसा नाम होना चाहिए? तो ऑब्वियस ही बात है, उसमें डब्ल्यूएमओ ने बोला है कि आपका जो आप जो नेमिंग करोगे, वो नेमिंग में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला ये है कि द नेम शुड बी शॉर्ट एंड रेडली अंडरस्टूड व्हेन ब्रॉडकास्ट। मतलब नाम छोटा होना चाहिए और रेडली ब्रॉडकास्ट, मतलब अगर न्यूज मीडिया अगर उसको न्यूज में दे तो वो जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद फर्दर द नेम मस्ट नॉट बी कल्चरली सेंसिटिव, ये नहीं कल्चर से रिलेटेड कुछ नाम दे दिया, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, कल्चरली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट कन्वे एन अनइंटेंडेड एंड पोटेंशियली इन्फ्लेमेटरी मीनिंग, वो इन्फ्लेमेटरी मीनिंग का नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, मतलब किसी के सेंटिमेंट्स को हैम्पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, दिस कंट्री सबमिट 8 नेम्स ईच व्हिच आर अरेंज्ड इन 8 टेबल्स, 8 टेबल्स में इस नाम को अरेंज किया गया है। उसके बाद द फर्स्ट साइक्लोन आफ्टर द लिस्ट वाज अडॉप्टेड वाज गिवन द नेम इन द फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट कॉलम, जैसे ओनिल प्रपोज्ड बाय बांग्लादेश। उसके बाद धीरे धीरे ये लिस्ट आगे बढ़ते रहती है, ठीक है। आगे subsequently cyclones are being named subsequently column wise with each cyclone giving the name immediately below that of previous cyclone। उसके नीचे जो भी cyclone होगा उसका नाम दिया जाएगा। once the bottom of the cyclone is reached the sequence move to the top of the next column, ठीक है। so far after yesterday Amphan all the name has been existed and all the member countries has already suggested a new name, नया नाम भी suggest कर दिया है उन्होंने। उसके बाद द लिस्ट फॉर स्टॉर्म्स इन द अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन आर हाउएवर रोटेटेड। ध्यान रखना, अटलांटिक ओशन में नया नया नाम नहीं देते, वो एक ही नाम को रोटेट करते रहते हैं अलग अलग ईयर में, ठीक है। एक्सेप्शंस आर हाउएवर मेड इन सर्टेन केसेस। अगर मान लो अगर कोई स्टॉर्म बहुत ज्यादा डेथ किया है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है तो उस नाम को रिटायर कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई, मतलब अटलांटिक ओशन में क्या होता है, नाम रोटेट होते रहता है, बट अगर कोई फानी, अगर कोई साइक्लोन बहुत तेज डिस्ट्रक्शन किया है और बहुत सारे डेथ किया है तो उसको खराब माना जाता है और उसके नाम को रिटायर कर दिया जाता है। And its name is considered for retirement and is not repeated. It is replaced with another name. क्लियर है सबको? ये है अटलांटिक ओशंस का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे तृप्ति ने पूछा सर नाम देना जरूरी क्या है? ऑब्वियस बात है, why cyclones are named? It is generally agreed that appending names to cyclone make it easier for the media to report on these cyclones, heighten interest in warning and increase community preparedness। ठीक है, जैसे अम्फन आने वाला था कैसे पूरे मीडिया में फैल गया था ना, अम्फन अम्फन, तो लोग डर गए थे और अपने आप को प्रिपेयर कर रखे थे, ठीक है, तो वो चीजें उसके लिए भी नाम दिया जाता है। उसके बाद समझ में, नेम्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी इजियर टू रिमेंबर देन नंबर्स एंड टेक्निकली टर्म्स। द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग ए स्टॉर्म साइक्लोन वुड हेल्प आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल ट्रॉपिकल साइक्लोन। हर इंडिविजुअल ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने में भी हेल्प मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द मूव वाज टू also to make it easier for people to easily understand and remember the tropical cyclone hurricane in a region, thus to facilitate disaster risk awareness, preparedness, management and reductions. It does not confuse the public with there is more than one tropical cyclone in the same area, मतलब confusion भी नहीं होती है। And many agree that appending name to storm make it easier for media to report, ठीक है। And last, it is easier and less confusing to say cyclone तितली than remember the storm number or its longitudinal and latitude, ठीक है। तो तितली आराम से याद हो जाएगा, बट उसका longitude और latitude बताओगे तो फिर लोग समझ ही नहीं पाएंगे,
ठीक है, इसलिए नाम दिया था। तो हो सकता है इन यूपीएससी मेंस यू कैन गेट दिस नेम, व्हाई हाउ द होल साइक्लोन आर नेम्ड, व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व, व्हाट आर द रीजंस। तो ये चीजें होप क्लियर हो गया होगा सबको, सबको समझ में आया ये पॉइंट? एनी डाउट टिल हियर किसी को भी? अंकिता, दीपमाला, विकास, इसको ये लेक्चर को ध्यान रखना, अगर फिर से जरूरत हो इसको फिर इस लेक्चर को फिर से रिपीट करके सुनना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार चीज क्लियर हो जाएगी फिर कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा वो बाकी के नाम जो 13 कंट्रीज ने दिए हैं, जो नया वाला नाम, ठीक है। इसका भी स्लाइड, ये स्लाइड आपको मिल जाएगा बट फिर भी इसका स्लाइड रख लो, आप स्क्रीनशॉट रख लो। ऑब्वियस ही बात है, देखो साइक्लोन जो हमारे जो डैमेज करता है उस रीजन को ही नाम दिया जाता है ना। साउथ वाला में थोड़ा सा जो होता है, हालांकि नाम उसमें दे दिया जाता है अगर इफेक्ट करता है, बट वो साउदर्न में क्या होता है, वहां पर लैंड बहुत कम है, लैंड बहुत कम है, और वो अगर वहां पर बहुत तेज, वहां पर तो अलग से नाम ही होता है, स्ट्राइकिंग 60, ठीक है, तो अलग अलग नाम होती है वहां पर, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह के मूवमेंट के, तो खैर वो अलग है, उसको हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी का अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन उठाया तो दैट वाज द रीजंस, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट रख लो एक बार आप लोग, हालांकि ये मिल जाएगा आप लोगों को नेट पे, बट एक बार यहां से रख लो तो सही भी होगा, ठीक है। तो दिस इज द न्यू लिस्ट ऑफ नेम्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ में आया कृष्णकांत? ठीक है, तो ये नया नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दीज आर द बेसिक इंसिडेंट्स, जो हाउ दिस, दैट्स व्हाई कैसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम होता है, उसको क्या किया जाता है, एंड इट इज ऑल अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। कोई भी डाउट, एनीथिंग इन दिस रीजन? नहीं, डेंजरस नहीं शुभ्रा, वो अब अमेरिका वाले, मतलब अमेरिकन वो हॉलीवुड मूवी बना बना के उसमें हरिकेन बोलते बोलते वो लोग ऐसा कुछ बता दिया कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो होता है, कैटरीना वगैरह जो आई थी, तो बट आप समझो कि सब एक ही तरह के है ना। हाँ, नहीं तृप्ति, मैं जूम भी करूंगा तो बहुत बड़ा स्लाइड है, वो पूरा स्लाइड भरा पड़ा, करो, मैं कोशिश करता हूँ जूम करने का। देखिए आ रहा, ये मैं भेज दूंगा तृप्ति, कोई इशू नहीं है, ये स्लाइड में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ये आप लोगों को चला जाएगा स्लाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला। अब इसका ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, शायद क्लियर होगा। कोई नहीं, चिंता मत करो, अगर मान लो जिसका नहीं हो रहा है मैं ये स्लाइड भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट जहां पर, मतलब देखो हम तो यहाँ से भेजेंगे, बट आप क्योंकि क्लास कर रहे हो तो आपको अपने पास भी कुछ नोट्स वगैरह रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेडीमेड फॉर्मेट होता है ताकि वो चीजें आप लोग के पास रहे, और जब रिवीजन करते, ये क्लास जैसा ये ध्यान रखना, ये नहीं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ रहे तो ये कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, ठीक है। यू शुड हैव योर कॉपी पेन, ठीक है, अलॉन्ग विथ मोबाइल वगैरह जो जिसमें भी आप देखते हो। हाँ विकास, हो सकती है, क्यों नहीं, मतलब अगर मान लो अगर यूएस का ही ले लो, यूएस दोनों तरफ है, टाइफून वाला में भी है, हरिकेन वाला में भी है, ठीक है, तो नाम तो देता ही है, और साइक्लोन वाला में भी है, तो वो लोग दे देते हैं, दो कंट्रीज का नाम होते हैं।
समझ में आया सबको? हो गया? चलिए देखो, सो दिस इज अबाउट योर ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, ऑल दोस। होप ये सेशन समझ में आया होगा सबको। ध्यान रखना एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुई है या जो साइक्लोन वगैरह आ रहे थे, तो उसके चलते ये नेमिंग क्लियर होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है इस नेम के ऊपर में। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई अभी भी है तो यू कैन आस्क मी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक किसी भी पॉइंट में, आप फिर से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक, चलिए ठीक है। तो हाँ, अरे वो अंकिता मैं भेज दूंगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं। आप फिर भी एक बार देख लो इस रीजन में, स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है इसका, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख लो आप लोग एक बार, ये जो है ना इसका, हाँ ये वाला, एक सेकंड को इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मेरे पास हैंड रिटन, मेरा अपना हैंड रिटन डायग्राम है, हैंड ड्रॉन डायग्राम है उसका। मैं अगर चाहूँ तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखो ये जो है आपकी ऑब्वियस सी बात है, हरिकेन, साइक्लोन, ये जो पूरा रीजन है, दिस वन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा पोर्शंस क्या है, हरिकेन का पोर्शंस है, जहां पर अमेरिका और उसको रीजन में, ठीक है। ये सब सारे जो है साइक्लोन इस पूरे रीजन्स में, इंडियन ओशियंस और ये सब सारे ये साइक्लोन आते हैं, ये पूरा पोर्शंस में। यहाँ पर ये चाइना वाला जो रीजन है, इसमें टाइफून, ठीक है। ये जो पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इसको समझ लो, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विली, न्यूजीलैंड की तरफ भी विली विली बोला जाता है, और इस पर्टिकुलर रीजन्स में थोड़ा इसको हरिकेन्स वगैरह या टॉर्नेडोस वगैरह बोले जाते हैं, ठीक है, वो लैंड तक पहुंच जाते हैं। नहीं, ये तो वही, ये मीटिंग होती है ना तृप्ति, ये बीच में कॉन्फ्रेंस होता है, वही बताया था 2000 में कॉन्फ्रेंस हुआ था मस्कट ओमान में, और उसमें से 13 कंट्रीज नाम के 8 कंट्रीज ने नाम सजेस्ट किए थे, बाकी लोगों ने सजेस्ट नहीं किए। तो 8 कंट्रीज ने जो नाम दिए वो नाम अभी तक चल रहे हैं, 2004 से चल रहे थे, अभी तक चल रहे हैं। अब वो नाम खत्म हो गए, अब फिर से नया नाम सजेस्ट किए गए हैं। अब इस बार 13 कंट्री ने नाम सजेस्ट किए, 13 कंट्री से उन 13 कंट्री ने वो नाम सजेस्ट किया, और वो सारे नाम से यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग विल टेक अदर टॉपिक्स, ठीक है। एक काम करना, इस वीडियो लेक्चर्स को अलग से रख देना इसको, ठीक है। इट विल हेल्प यू इन गेटिंग दिस। कभी भी अगर कोई इशू हो जाए, कुछ नहीं समझ में तो फिर से इसको रिपीट कर लो, इसको देख लो, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।